आप किस तरीके से पता करते थे कि ये इस डेथ की असली वजह क्या है? अगर कोई पॉइजन होती थी, डिटेक्ट हो जाती थी, तो हम रिपोर्ट में स्पेसिफाई कर देते थे कि इन पोर्शंस में ये पॉइजन पाई गई है। केसेस तो वहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस थे वो तो फीमेल डेथ्स के आते थे, ख़ास करके जो जिनको हम डॉरी डेथ्स बोलते हैं, जैसे एलिगेशन होता है जो विद इन 7 ईयर्स या किसी भी लेडी की डेथ हो जाती है मैरिज के बाद। मैरिटल रिलेशन किसी के आदमी के हो सकते हैं, लेडी के भी हो सकते हैं, तो इस वजह से वो डेथ्स हो जाती हैं। जो अल्कोहल से रिलेटेड अगर केस आपके पास में आते थे तो क्या वो वाकई सही होते थे या उनमें कुछ ऐसे केस भी होते थे कि जो पुलिस ने ज़बरदस्ती बनाए हुए होते थे? वो ज़बरदस्ती इसलिए नहीं बनता कि उनका हमारे पास ब्लड आता था। एक्सीडेंट के केसेस में क्या होता है? एक्सीडेंट केसेस में ये ऐसे फैसला होता था कि वाकई ये सिर्फ एक्सीडेंट है या अंडर इंटॉक्सिकेशन एक्सीडेंट हुआ है। तो बदनाम इसलिए है ये पोस्ट, मतलब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रिश्वत का लेवल नहीं है। तो यकीन मानिए कि मेरे को 2002-2003 में किसी के ऐसी डेथ में 10 लाख रुपए की ऑफ़र आई थी उस वक्त। अब तो 1 करोड़ मान लीजिए 2002-2003 के मुकाबले। तो नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ मेडिकल एग्जामिनर रह चुके डॉक्टर DC शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शर्मा, आप चीफ मेडिकल एग्जामिनर रहे हैं तो वहाँ पे सस्पिशियस डेथ के केसेस बहुत आते थे, तो आप किस तरीके से पता करते थे कि ये इस डेथ की असली वजह क्या है? वहाँ पर एक्चुअली सस्पिशियस डेथ के जो पोस्टमार्टम होते हैं उसका वो 4-5 विसरा होता है कि जैसे स्टोमक हुआ, लिवर, स्प्लीन या गुर्दे, और साथ में उसका डेड बॉडी का थोड़ा बहुत ब्लड निकाल कर जो मिलता था वो हमारे पास टेस्ट करने के लिए भेजते थे। तो फिर हम उनमें डिफरेंट पॉइजन्स के टेस्ट लगाते थे भी क्या इसमें कोई पॉइज़न हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर कोई पॉइज़न होती थी, डिटेक्ट हो जाती थी, तो हम रिपोर्ट में स्पेसिफाई कर देते थे कि इन पोर्शंस में ये पॉइज़न पाई गई है। अगर नहीं होती थी तो लिख देते थे हम भी कोई पॉइज़न या कोई इंटॉक्सिकेंट वगैरह नहीं है। कौन कौन से केसेस ज़्यादा आते थे आपके पास में? केसेस तो वहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस थे वो तो फीमेल डेथ्स के आते थे, ख़ास करके जो जिनको हम डॉरी डेथ्स बोलते हैं, जैसे एलिगेशन होता है जो विद इन 7 ईयर्स या किसी भी लेडी की डेथ हो जाती है मैरिज के बाद, तो उनको वो डॉरी डेथ के अंडर कवर करते हैं। सस्पिशन ये होता है भी ये हो सकता है कि डॉरी की वजह से मार दी गई हो। बाकी अदरवाइज़ लेडीज़ के और केसेस भी आते थे इससे ज़्यादा एज के, कहीं पति पत्नी का झगड़ा हो गया या कई बार कोई ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन किसी के आदमी के हो सकते हैं, लेडी के भी हो सकते हैं, तो इस वजह से वो डेथ्स हो जाती हैं। बाकी के जो सुसाइड वगैरह कमिट कर लेते हैं लोग, वो भी आते थे। जो एक्सीडेंट में डेथ हो जाती थी वो भी आते थे भी कहीं इनके कोई नशा तो नहीं किया हुआ था ड्राइवर ने या किसी और ने। सो इस तरह के केसेस आते थे। और दूसरा इस विसरे के सिवाय हमारे पास वो जो रेप के केसेस होते हैं उनका सीमेन एग्जामिनेशन के लिए आता था। ऐसे ही जिन पर रेप एंड मर्डर का होता था डाउट, तो उनका भी सीमेन एग्जामिनेशन के लिए आता था। उनका विसरा भी आता था कि कहीं पॉइजन वगैरह या इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा तो नहीं दिया गया था। और उनका अलग से वो सीमन भी आता था कि ये कहीं रेप हुआ है या नहीं हुआ है।
तो तीसरी किस्म के केस हमारे पास आते थे, जैसे ये पुलिस वाले शराब पकड़ लेते हैं या कोई नशा पकड़ लेते हैं, हीरोइन, ओपियम, कोई भी कुछ भी हो, उनको टेस्ट करके देखना होता था कि ये वाकई, या कोई पाउडर पकड़ लेते हैं कि वाकई ये इंटॉक्सिकेंट पाउडर है या कहीं जस्ट चाक का चूरा तो नहीं है। सो इस किस्म के केस वहाँ लेबॉर्ट्री में आते थे। जो अल्कोहल से रिलेटेड अगर केस आपके पास में आते थे तो क्या वो वाकई सही होते थे या उनमें कुछ ऐसे केस भी होते थे कि जो पुलिस ने ज़बरदस्ती बनाए हुए होते थे? नहीं, वो ज़बरदस्ती नहीं बनता। वो ज़बरदस्ती इसलिए नहीं बनता कि उनका हमारे पास ब्लड आता था। ब्लड में पुलिस नहीं डाल सकती ऐसे, क्योंकि ब्लड वो मेडिकल अफसर जो उसका पर्चा काटता है वो सैंपल लेकर भेजता है, वो उसको सील कर देता है वो, तो पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती ऐसे। अगर दोनों मतलब रल जाएं वो बात कुछ अलग है, अदरवाइज अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस कई बार डेथ होने के बाद में उसको नेचुरल डेथ बता देती है, लेकिन सस्पिशियस डेथ होती है कई बार, तो उस केस में क्या होता है? ऐसा है कि उस केस में हमने बहुत सारे केसेस ऐसे डिटेक्ट किए हैं। तो उस वक्त भी, अभी तो मेरे को फिगर्स एग्जैक्ट याद नहीं है, वैसे उस वक्त हमने ये किसी जर्नलिस्ट ने स्टोरी भी की थी इस पर कि जो पुलिस इतने केसेस के मतलब उसने शायद हेडिंग ये डाला हुआ था कि केमिकल लेबॉर्ट्री वालों ने इतने लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया, जो एक्चुअली पुलिस ने नेचुरल डेथ बताया हुआ था। तो उसमें भी हम तो टेस्ट लगाते थे ना, हम मेडिको लीगल रिपोर्ट के बेस पर जाते थे भी क्या लिखा है उसमें क्या नहीं, ना ही पुलिस पेपर के साथ हम देखते थे। हालांकि मेडिको लीगल रिपोर्ट भी आती थी साथ में, पुलिस के पेपर भी आते थे पूरे, जो भी बयान होते थे किसी के। तो पर तकरीबन काफ़ी केसेस हमने ऐसे निकाले हैं जो सस्पेक्टेड नेचुरल डेथ थी, एक्चुअली वो पॉइजन की वजह से हुई थी और पॉइजनिंग के वहाँ पर आई थी। एक्सीडेंट के केसेस में क्या होता है? एक्सीडेंट के केसेस में ऐसा है कि ये 2-3 किस्म के केसेस होते हैं। एक वक्त हमारे पास चंडीगढ़ वालों की वो लैब नहीं थी, वो उनके सैंपल भी यहाँ पर आते थे। 1-2 केस ऐसे हुए जैसे आदमी का एक्सीडेंट हो गया, वो कहते कि जी ये तो सामने बस आ रही थी, उस पे ने एक्सीडेंट में आदमी की डेथ हो गई। तो वो ड्राइवर तो था नहीं, उसमें आ गई पॉइजन। वो फिर पुलिस वाला हमसे पूछने आया कि भी इसकी वजह क्या हो सकती है। मैंने उसको बोला भी ये आपको किसने बोल दिया कि पॉइजन लेकर आदमी का एक्सीडेंट नहीं होता? कहता जी कैसे हो जाता है? मैं कहता तेरे को मैं एक इसकी साइकोलॉजिकल बात बताता हूँ। आदमी गलती से कई बार पॉइजन लेता है गुस्से में आकर, तो उसमें बाद में उसके दिमाग में आता है भी मैं तो कोई गलत काम कर गया, वो दौड़ता है फिर भागता है हॉस्पिटल की तरफ, तो उस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो कई बार एक्सीडेंट केसेस में ऐसा आता है कि जो डेड बॉडी है, डेड है जो, वो ड्राइवर भी था या ड्राइवर के पीछे बैठा था, एक्सीडेंट हो गया, कार की पिछली सीट पर पड़ा था, उसने कोई नशा या अल्कोहल ज़्यादातर होती थी वो लिया होता था। तो वो जो अल्कोहल है या कोई भी और नशा, वो सभी पार्ट्स में आ जाता है। वो स्टोमक में भी आ जाता था, लिवर, स्प्लीन, किडनी में भी आ जाता था, ऐसे ब्लड सैंपल में तो आ जाता था। तो ब्लड सैंपल की हम उसकी क्वांटिटी भी निकालते थे भी ये कितने मिलीग्राम है। सो एक्सीडेंट केसेस में ये ऐसे फैसला होता था कि वाकई ये सिर्फ एक्सीडेंट है या अंडर इंटॉक्सिकेशन एक्सीडेंट हुआ है। क्या ऐसा भी होता था कि जो नहर वाले इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि नहर वाले इलाकों में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि किसी ने सपोज डेड पॉइजन दे दी
तो उसको वो धोखा देने के लिए कि ये इसकी कुदरती मौत हुई है या इसने खुद छलांग लगा दी है नहर में, तो बॉडी को नहर में फेंक देते हैं जल्दी ही, थोड़े टाइम में ही। ये तो आम मतलब काफ़ी कॉमन बात है कि प्रूफ मिटाने के लिए फेंक देते हैं लोग। ऐसी कोई बात नहीं कि नहर के एरिए में डेथ्स जो अननेचुरल डेथ है वो ज़्यादा होती है। एक्चुअली जो काफ़ी सारे केसेस में जो पॉइजनिंग ये ड्राउनिंग के केस आते हैं उनमें कोई ना कोई इंटॉक्सिकेशन या कोई ये पॉइजन वगैरह निकलती है ज़्यादातर। ये जो प्रक्रिया है वो कितने दिनों में कंप्लीट होती है? जब आपके पास में एग्जामिन के लिए आती है, विसरा आता है, तो ये कितने दिन में एग्जामिन होता है इसका, और कितने दिन में रिपोर्ट बनती है, कितने दिन में सारा कुछ तैयार होता है? मैडम ये डिपेंड करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ का वो कितना सख्त है। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो 20-25 दिन में, 25 दिन में, मैक्सिमम 30 दिन में ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, पहले होता रहा है ऐसे। जब मैं 2002 में जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त ये बड़ा रौला था कि शोर पड़ता था कि रिपोर्ट्स लेट हो जाती हैं। अगर रिपोर्ट लेट हो जाती है तो जो दोषी आदमी होता है वो बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देता है, क्योंकि इसका 90 डेज़ का लिमिटेशन पीरियड होता है चालान पेश करने का। अगर उस वक्त तक चालान नहीं पेश होता तो वो कोर्ट में जा खड़ा होता है कि जी मेरे को इन्होंने वैसे ही अंदर किया हुआ है, अगर इनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं तो कैसे मेरे पर एलिगेशन क्या हुआ। काफ़ी केसेस में लोगों को बेल भी मिल जाती है। ये जज पर डिपेंड करता है कि वो बेल देता है या नहीं, पर उसका वो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए राइट बन जाता है। जब मैं यहाँ पर आया था तो ऐसा ही केस चल रहा था। एलिगेशन लग रहे थे कि ये केमिकल लैब वाले जो हैं रिपोर्ट बहुत लेट करते हैं, इस वजह से पुलिस कहती थी कि हमारे केस कोर्ट में फेल हो जाते हैं, लोग बेल करवा कर चले जाते हैं। तो मेरे को उस वक्त मेरा जो जिस लेवल की ये पोस्ट है, ये डिप्टी डायरेक्टर रैंक की पोस्ट है केमिकल एग्जामिनर की। इसका एग्जैक्ट डेजिग्नेशन है वो स्टेट केमिकल एग्जामिनर बोलते हैं एक्चुअली इसको, क्योंकि पूरे पंजाब में एक ही पोस्ट है अभी तक। तो जब ये शोर डल गया तो फिर गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स में आपस में बातचीत हुई, तो किसी ने मेरा नाम प्रपोज कर दिया, अभी वो आदमी कुछ ऐसा ही है, किसी की सुनता नहीं, तो उसको लगा कर देख लो शायद सुधर जाए काम। तो मेरे को मिनिस्टर ने बुलाया, कहा भी ऐसी बात है कि आप कर सकते हैं। मैंने कहा जी ट्राई कर लेते हैं, मेरे को तो पता नहीं नया जॉब है ये, देखते हैं कैसा होगा। एनीवे जब मैं आया तो मैंने देखा कि वाकई 84-85 डेज़ के बाद रिपोर्ट जा रही थी। मैंने उनको पूछा भी इतने देर लेट क्यों करते हो? कहते जी हम तो 85 डेज़ में दे देते हैं। मैं कहा आप तो दे देते हो 85 डेज़ में, 15-20 दिन तो पुलिस वाले नहीं भेजते सैंपल, और उसके बाद 85 डेज़ आपने लगा दिए। फिर 10 दिन मेडिकल अफसर को भी चाहिए फाइनल ओपिनियन देने के लिए, फिर पुलिस कागज केस तैयार करेगी उसके बाद में, ये तो 120-130 दिन हो जाएंगे, तो बेल तो मिलनी है। कहते जी देख लो कैसे हो सकता है जी। कोई कहे यहाँ पर केमिकल की शॉर्टेज है जी, कोई कहे इंटरफेरेंस बहुत है, फ़ोन बहुत आते हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा अब। तो हमने ये इसको फास्ट काम कर दिया। 6 महीने के बाद वो 85 डेज़ से 45 डेज़ पर आ गई। जब मैं 4 साल के बाद, 4.25 साल के बाद यहाँ से गया था तो 25 डेज़ में रिपोर्ट देते थे, तो चली जाती थी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ईमानदारी से काम करे कोई आदमी 20 से 30 दिन में कभी भी दी जा सकती है, और इमरजेंसी केसेस में तो जल्दी भी दी जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी पोस्ट को अक्सर बदनाम पोस्ट कहा जाता है, हाँ। क्यों कहा जाता है? बदनाम पोस्ट इसलिए कहा जाता है कि जैसे
मतलब मैंने पहले भी आपको बताया भी, जैसे एक तो ये है कि अगर किसी पर भी मर्डर का केस बन जाए, जैसे मान लीजिए डॉरी डेथ का केस है, वो डॉरी डेथ का केस तो सारी फैमिली पर बनेगा। अगर उसमें कोई ये सस्पिशन हो जाए साथ में कि भी ये तो इंटॉक्सिकेशन या पॉइजन देकर साथ में गला भी घोट दिया या कुछ और कर दिया, तो वो मर्डर का केस बन जाता है। अब डॉरी डेथ्स के केस में सारी फैमिली को सज़ा मिलती है। बहुत लोग हैं जो कहेंगे कि जी ठीक है, अगर पॉइजन नेगेटिव आ जाए, इसमें पॉइजन ना डिटेक्ट हो, तो हमारे से ये एलिगेशन ख़त्म हो जाएगा। तो वो फिर काफ़ी के मोटी रिश्वत लेकर फिरते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, वो बहुत ऑफ़र करते हैं। एक तो ये वजह थी बदनाम होने की, क्योंकि हर एक आदमी अप्रोच करने की कोशिश करता है और कोई ना कोई मतलब पूरे 50-60 आदमियों का वहाँ पर स्टाफ है, कोई ना कोई हो सकता है कि कंटेक्ट भी हो जाता हो, पर अल्टीमेटली वो चलती है जो वो केमिकल एग्जामिनर के हिसाब से ही चलता है। अगर केमिकल एग्जामिनर सख्त हो तो कभी कोई ऐसा नहीं होता। तो मैं यहाँ पर 4.25 साल रहा हूँ। यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, परनीत कौर जी MP थे यहाँ के, सरदार लाल सिंह हेल्थ मिनिस्टर थे, मिनिस्टर थे, मतलब सीनियर मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, और ये मिस्टर जसजीत रंधावा होते थे, वो भी मिनिस्टर थे। मेरे को 4 साल में किसी का फ़ोन नहीं आया, और 5 माह मेरे को हेल्थ मिनिस्टर का भी कभी फ़ोन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेरे को यही बोलकर लगाया था भी, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बिल्कुल जेन्युइन होगा वो करो और इसको फास्ट करके स्ट्रीमलाइन कर दो। बदनाम पहला कारण तो ये होता था। सेकंड का रीज़न जो इसका कारण होता था बदनाम का, भी क्यों बदनाम है, लोग यहाँ पर रिपोर्ट लेट करवाने के लिए भी पैसे लेकर आ जाते थे कि जी ठीक है, आप ये कहीं 3 महीने निकाल दो तो इतनी देर में हम बेल करवा लेंगे। सो इस वजह से ये पोस्ट बदनाम है। और कमाल की बात ये है कि मेरे से पीछे पता नहीं कि उसके बाद में कितने केमिकल एग्जामिनर बदल गए। कोई 6 महीने रहता है, कोई 8 महीने रहता है, कोई 1 साल रहता है, ट्रांसफ़र हो जाती है। मेरा रैंक भी लोअर था और मैं 4.25 साल रहा था, सिर्फ इसी वजह से कि भी उन्होंने कहा भी नहीं, ये अगर कोई एप्लीकेशन देता भी था कि ये पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर की है, जूनियर बंदा लगा हुआ है जहाँ पर, मेरे को लगा दो, वो कहते थे नहीं, इसको नहीं हिलाएंगे, और पोस्ट बताओ आप कौन सी, यहाँ पर कहाँ पर जाना चाहते। सो ये बदनाम और बदनामी के कुछ सच्ची भी होती थी। सच्ची के मतलब इसलिए होती थी कि कम से कम 2-3 केस तो मेरे को पता है, जो केस नहीं, जो केमिकल एग्जामिनर या जो इंचार्ज थे या तो वो सस्पेंड हुए, और 1-2 आदमी तो जेल में भी गए हैं करप्शन के एलिगेशन में। सो बदनाम इसलिए है ये पोस्ट, मतलब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रिश्वत का लेवल नहीं है। तो यकीन मानिए कि मेरे को 2002-2003 में किसी के ऐसी डेथ में 10 लाख रुपए की ऑफ़र आई थी उस वक्त। अब तो 1 करोड़ मान लीजिए 2002-2003 के मुकाबले तो बिल्कुल। सो पर मेरे को जब मैं शुरू में आया ही था तो किसी अफसर का फ़ोन आ गया कि जी मेरी भाभी का केस है। मैंने कहा जी ये तो नहीं होगा, जो होगा, जो रिपोर्ट में आएगा वही होगा। कहता करते क्या, प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या मुश्किल है उसमें, आपने कर दिया तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा देखिए जी, मैंने मजाक से उनको बोल दिया भी मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, पाप नहीं करता। तो चलो वो चलता रहा। उसने मेरी ट्रांसफ़र की प्रपोज़ल भी बनाकर भेज दी कि इसको शिफ्ट कर दो, ये तो जूनियर आदमी है। वो जब मिनिस्टर के पास गई तो उसने फाइल उठाकर मारी भी ये कैसे हो सकता है, इसको तो हमने स्पेशली लगाया ही इसलिए भी
किसी का कोई काम करना ही नहीं जो गलत हो। सो बदनाम इसलिए है कि मेरे के बाद भी मतलब एक आधा ऐसा केमिकल एग्जामिनर रहा है जो मतलब जेल में रहा है। जी मेरे से पहले भी रहे हैं लोग जेल में, जेल तक की नौबत आ जाती है। जी बिल्कुल। साल साल, डेढ़ साल, दो साल जेल में रहे हैं। सो ये बदनाम तो इसलिए है कि जी कि यहाँ पर हर एक का जो भी मतलब पार्टी है वो हर एक आदमी अप्रोच करने की कोशिश करता है भी कितने पैसे में सौदा होता है, देखो जी इसमें पॉइजन ना आए बस। ऐसे ही जो शराब पी हुई होती है वो भी आते हैं कि जी कि अगर इसमें नो अल्कोहल आ जाए, अल्कोहल ना आए तो हम बरी हो जाएंगे। सो ऐसी बात नहीं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर सख्त हो तो ज़्यादा नहीं तो 95% तक कंट्रोल कर सकता है। चलो 2-4% तो किसी के बस की बात नहीं होती, इतनी करप्शन तो हर जगह चल जाती है, होती है मतलब, क्योंकि हर वक्त तो आप वहाँ पर बैठे नहीं जी। हर केस तो आप खुद करने नहीं लगे। सो बदनाम इसलिए है जी। क्या पुलिस वालों की भी इसमें कोई भूमिका होती है? मैडम पुलिस वालों की यही भूमिका होती है कि पुलिस वाले कई बार खुद सैंपल लेट कर देते हैं। जैसे उनको नॉर्मली 1 हफ्ते के अंदर सैंपल पेश कर देना चाहिए, डिपॉजिट कर देना चाहिए कि इसमें निकालो जी, तभी ये 3 महीने में सारी प्रोसेस पूरी होगी ना। तो कई बार पुलिस वाले खुद वहाँ पर उनके सैंपल पड़े रहते हैं, थाने में ही पड़े रहते हैं, वो लेट कर देते हैं। अगर वो लेट करते हैं उतनी रिपोर्ट लेट होगी। हमारे के वक्त में भी ऐसा हमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट की थी कि जी ये इतने केस, ये देखो ये केस 1.5 महीने बाद आया है, ये 2 महीने बाद आया है। तो उनके डीजीपी ने बाद में इसमें लेटर भी इशू किया था कि जी अगर किसी ने 1 हफ्ते के बाद ज़्यादा लेट किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सो ये पुलिस वालों की भूमिका होती है। बाकी जो है पुलिस वालों की भूमिका उसमें ज़्यादा होती है जो ये नशे वगैरह पकड़ते हैं। जी। तो अगर पुलिस वाले और वो यहाँ का कोई आदमी मिल जाए तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। पर उसमें कि सिर्फ एक चीज़ होती है कि जैसे विसरा की रिपोर्ट है जो, ये तो टेस्टिंग में ख़त्म हो जाता है जी। कोई इसकी एविडेंस नहीं रहती बाद में कि रिपोर्ट वाकई ये जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। जो इंटॉक्सिकेंट होते हैं, जो नशा वगैरह पकड़ते हैं, उसके सैंपल 3 लिए होते हैं। 1 सैंपल टेस्ट करने के लिए आता है, 2 बच जाते हैं। अगर कोर्ट चाहे तो दोबारा उसका रिपीट करवा सकती है कहीं और लैब से, किसी से। अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वो भी भेज देते हैं, सेंट्रल लैब में किसी में भेज देते हैं। ऐसा ही कि ऐसे होता रहा है यहाँ पर। वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ भी सस्पेंड भी हुए थे या जेल में भी गए हैं, ऐसे ही कुछ केस थे, उन्होंने कहीं से और टेस्ट करवा लिया। बाकी वो पॉइजनिंग वाले केस हैं जो उसका कुछ नहीं बनता। ये एंटायरली जो बिल्कुल आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है, आपके ईमान पर डिपेंड करता है कि आपने रिपोर्ट क्या दी है। जो आपके पास में केसेस आते हैं उसमें किस टाइप का पॉइजन ज़्यादा दिया जाता है या किस टाइप के पॉइजन दिए जाते हैं? इसमें ऐसा है मैडम कि जो पहले के पुराने ज़माने में पॉइजन होते थे, संखिया दे दिया जी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो तो अब दिए नहीं जाते। तो जो कॉमन पॉइजन्स हैं यहाँ पर उस वक्त में, एक तो जो सल्फास की टैबलेट होती हैं वो कणक में डालने वाली जी, ये बहुत दी जाती थी, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि आदमी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता। ठीक। अगर किसी को सल्फास दी है ना तो वो हॉस्पिटल तक ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएगा, इतनी देर में डेथ हो जाती है। और कभी कभी लोग जो वो वैसे वाकई सुसाइड वाले केस ज़्यादा होते हैं, दूसरा भी हो सकता है कोई ज़बरदस्ती डाल दे। साइनाइड के कैप्सूल होते हैं जो वो भी डाल देते हैं, वो रेयर होता है। जो कॉमनेस्ट पॉइजन है जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग,
वो जो ये एक दवाई आती थी ना स्प्रे करने वाली, इंसेक्टिसाइड्स एग्रीकल्चर यूज़ में, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे। इसको मतलब ये मैक्सिमम, क्योंकि हर घर में ये अवेलेबल होता है, तो इसको देना भी इजी है। और किसी का आपस में हमने एक दो केस ऐसे भी देखे हैं कि वो दो आदमी ड्रिंक ले रहे हैं तो दूसरे ने उसके गिलास में डाल दिया, क्योंकि उसका कलर सेम हो जाता है। डाला ऐसे कि एक आदमी के वहाँ से उठकर बाथरूम चला गया, दूसरे में बाद में डाल दिया, और बाद में मामला कुछ और ही निकलता है कि जी ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन थे या कुछ ऐसा था। सो ये 2-3 किस्म की पॉइजन्स हैं जी, जो एक को ऑर्गेनोफॉस्फोरस बोलते हैं, एक को क्लोरोफॉस बोलते हैं। ये दोनों ही वे एग्रीकल्चर की पॉइजन हैं। और जो साथ में कभी कभी जो पहले ये चूहे मारने वाली दवाई होती थी वो भी दे देते थे, पर वो कम केस होते थे। और किसी किसी को जैसे ये पहले आते थे ये प्रॉक्सीवन वगैरह के कैप्सूल, 10-10 कैप्सूल 20-20 कैप्सूल इकट्ठे दे देते थे, उससे भी डेथ हो जाती है। सो इस किस्म की पॉइजन्स आती थी। और एक साथ में यहाँ पर एक जुड़ा हुआ मसला और है भी, क्या ये जब बॉडी जला दी गई उसमें भी पॉइजन डिटेक्ट हो सकती है? ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अगर उसमें पॉइजन नहीं डिटेक्ट की गई तो वही बात होती है कि आदमी कहता है ये पॉइजन तो आई नहीं, इसमें दो बेल मेरे को, बाद में केस चलता रहता है। ऐसा केस हमारे टाइम में भी हुआ था एक, हमने रिपोर्ट दे दी कि नो पॉइजन, एक्चुअली वो पॉइजनिंग से डेथ थी। हो सकता है मतलब वो पॉइजनिंग से डेथ थी, कि एलिगेशन यही था पॉइजनिंग से डेथ है। हमने दे दी रिपोर्ट, क्योंकि वो पुलिस वाले उसकी वो एशेज़ उठा कर लाए थे, बॉडी जला दी एशेज़। तो सेशन कोर्ट से उस जो दोषी था उसको ज़मानत मिल गई। वैसे ये एडवोकेट्स के लिए एक मतलब इन्फॉर्मेशन है, रादर मैं ये कहूँगा आम लोगों को इसका नहीं पता। तो वो हाई कोर्ट में दूसरी पार्टी ने अपील कर दी कि ये तो कोई गड़बड़ है, इसमें तो पॉइजन आनी चाहिए थी। तो हाई कोर्ट ने मेरे को बुलाया, वो कहते डॉक्टर साहब सॉरी, वैसे मतलब ये केमिकल एग्जामिनर को विटनेस के लिए नहीं बुलाया जाता, उसका जो रिपोर्ट है ना वही मान ली जाती है, उसको जैसे दूसरे डॉक्टरों को बुलाते हैं ना उसको बुलाया नहीं जाता। कि हम आपसे ये क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं। मैंने कहा जी सिर्फ एक पॉइजन है एंटीमनी, वो एशेज़ में आ सकती है, वो आजकल कहीं मिलती नहीं जल्दी, ना ही कोई यूज़ कर सकता है, और वो स्लो पॉइजन होती है, उससे इतनी जल्दी कोई डेथ नहीं होती। ये जो एशेज़ में नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं कि ये पॉइजनिंग से डेथ नहीं हुई, क्योंकि ये पॉइजन्स हैं जितनी भी, ये हीट लेवाइल हैं, जब ये जला देते हैं तो ये ख़त्म हो जाती हैं। उसमें क्या आएगा? अगर तो ये डेड पहले निकाल लेते कुछ फिर तो था, इसमें क्या आना है अभी। तो मेरा ख्याल है उसकी आदमी की जो दोषी था ना, शायद वो हाई कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी थी इस बेस पर कि नहीं आ सकती, ये मतलब आती ही नहीं कि उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉइजन नहीं है। ऐसे ही जो रेप केसेस होते हैं इनमें ज़रूरी नहीं कि सीमन की रिपोर्ट पॉजिटिव आए, अगर तो पॉजिटिव आ गई फिर तो 101% कन्फर्म हो गया। अगर पॉजिटिव नहीं आ रही तो ये ज़रूरी नहीं है कि रेप नहीं हुआ, क्योंकि उसके कई ये प्रॉब्लम्स होती हैं, कई स्वैब ठीक से नहीं लिया गया, या हो सकता है कई बार लोग ये कंडोम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, कुछ प्रिकॉशंस ऐसी। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब ज़रूरी नहीं कि वो रूल आउट कर दें, पर अगर आ जाए कुछ तो कन्फर्म हो जाता है।
स्लो पॉइजन के केस में क्या पता चल जाता है कि इसको पॉइजन दिया गया है? पॉइजन के केस में स्लो पॉइजन जब दिया जाता है, जैसे आर्सेनिक वगैरह है, ये 6 महीने बाद इनका डिटेक्ट नहीं कर सकते आप, तो अगर ऐसे स्लो पॉइजन देके किसी की डेथ हुई हो तो उस वक्त क्या किया जाता है? उस वक्त अगर आपके पास कोई आया मैडम, तो? अगर स्लो पॉइजन का केस कोई वाकई के वो पोस्टमार्टम हो जाए तो इस लेबोरेटरी में तो शायद नहीं पता चलेगा, पर पता चल जाता है अगर ये सस्पेक्टेड हो तो कहीं के। अब तो शायद बेटर इक्विपमेंट आ गया है, पता चल भी जाता है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं अब तो। क्योंकि मैं जब यहाँ पर था तो मैंने एक इक्विपमेंट रिक्विजिशन किया था उस वक्त, वो पर आया है मेरे जाने के बाद यहाँ पे, तो डिटेक्ट हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर मतलब प्रॉपरली उसको पहले से ही कहा जाए कि ये स्लो पॉइजनिंग का केस है, इसको देखिए आप, अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में नहीं आएगा ये। क्योंकि नॉर्मल रूटीन में ये जैसे कि ये केस है ना स्लो पॉइजनिंग वाले, इनका टेस्ट ही कम लगता है, क्योंकि मोस्टली जो केसेस आते हैं वो इमीडिएट डेथ के आते हैं। ऐसा स्लो पॉइजनिंग का केस ही नहीं कभी आया है मेरे पास तो। ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ सचेत और ईमानदार रहने की, भ्रष्टाचार को हटाने की। डॉक्टर शर्मा, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।